नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कॉटन बेल्स की क्वालिटी कंट्रोल के नियम 28 अगस्त से लागू होने वाले हैं। यानी अब कॉटन पर भी BIS की मोहर लगेगी। सरकार कहती है कि इससे न सिर्फ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बल्कि किसानों को, एक्सपोर्टर्स को, यहां तक कि आम आदमी को भी फायदा होगा। लेकिन इंडस्ट्री कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है, नियमों में बदलाव भी चाहती है। कहते हैं कि अगर मौजूदा नियम लागू हुए तो इससे इंडस्ट्री और किसान दोनों को ही नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इंडस्ट्री ऐसा क्यों कह रही है, क्या दिक्कतें हैं, वो क्यों तैयार नहीं है और कौन से नियम यहाँ पर आने वाले अगले 28-30 दिन में चेंज करने होंगे और क्या ये मांग वाकई जायज है। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी और पवन कॉटन कंपनी के ओनर राजेश खिच्चा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। और कॉटन के भावों में जहां पर कुछ सपोर्ट देखने को मिला है, वहीं कॉटन की जो इंडस्ट्री है उसको काफी सारी दिक्कतें भी यहां पर आती हुई नजर आई हैं। राजेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, एज एन इंडस्ट्री जिस तरह की ज्योग्राफीज हैं, चाहे वो साउथ कॉटन है, नॉर्थ कॉटन है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं इस BIS को लेकर? मैडम, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। कॉटन जो है एक प्राकृतिक क्रॉप है ये, और कोई हम लोग प्रोसेस करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। आज राजस्थान के, लोअर राजस्थान के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट में कॉटन होती है। अगर आप उनको देखोगे तो कहीं तो हाई माइक हो रहा है, कहीं लो माइक हो रहा है, कहीं शॉर्ट स्टेपल हो रही है, कहीं लॉन्ग स्टेपल हो रही है। तो हम BIS नॉर्म्स के हिसाब से कैसे उनको एक परिधि में लेकर आएंगे? सेकेंडरी मैटर इसमें वेदर का बहुत बड़ा गेम होता है। अगर कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है तो इश्यू हो जाता है, अगर बारिश कम हो जाती है तो क्वालिटी में इफेक्ट हो जाता है। लास्ट ईयर अलवर खेरतल की जब कॉटन आई थी, उस टाइम स्टार्टिंग में कॉटन बहुत अच्छी थी, मगर जैसी ही बारिश हुई उसके बाद उस कॉटन को कोई बायर नहीं मिला मैडम। तो इन BIS नॉर्म्स के हिसाब से उस कॉटन को कैसे सेटअप करेंगे? लोअर राजस्थान की कॉटन को 3% ट्रैश कंडीशन में रखा है, जबकि हम लोग उसको 4% ट्रैश में बेचते हैं। मॉइस्चर कंडीशन 8% की करी है, जबकि हम लोग 9% में बेचते हैं। और स्टार्टिंग के अंदर जब कॉटन आती है तो उसमें कपास के अंदर ही मॉइस्चर 15 से 20% होता है। तो हम लोग 8% उसको कहां से दे पाएंगे मैडम? सबसे बड़ा इश्यू मैडम इसमें एक और आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है कि अगर आप फॉर्म नॉर्म्स अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसमें दंड का प्रावधान है। तो आप सोचो, सजा का प्रावधान है तो उसको कैसे मिट आउट करेगा व्यापारी? ये हम लोग प्रोसेसर हैं, ना कि मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है, प्रोसेसर नहीं कर सकता। और इसमें जो प्रधानमंत्री का विजन है कि फार्मर की इनकम को डबल किया जाए, वो कैसे होगा मैडम? जिनर वो ही कॉटन लेगा, कपास लेगा जिसमें उसको क्वालिटी अच्छी लगती है, हल्की कपास को नहीं लेगा। तो अल्टीमेटली इसके अंदर किसान को ही लॉस होगा मैडम। सबसे बड़ा इश्यू किसान का आएगा मैडम फिर वहां। जी हाँ, राकेश जी, क्लियरली ये जो चिंता है ये बार बार यहाँ पर निकल के आती भी रही है। मुझे याद है कि 1 महीना पहले भी हम इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे और अब तो स्थिति ये है कि 1 ही महीना रह गया है और ये लागू भी यहाँ पर हो जाएगा। तो किस तरह की बातचीत एज ऑफ नाउ रेगुलेटर्स के साथ है, मिनिस्ट्री के साथ है? क्या यहाँ पर कोई चेंजेस होने की एक्सपेक्टेशन है? क्या कुछ आप यहाँ पर सामने उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से रख रहे हैं? देखिए, जैसे हम बात करते हैं BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से हर जिनर को अपनी जो गांठें हैं उसको टेस्ट करवा के फिर हमें उसको जो है वो बाहर डिस्पैच कर सकता है या वो सेल कर सकता है। आज अभी हमारे पास इतनी लेबोरेटरीज ही नहीं है जो क्रेडिटेड लेबोरेटरीज हो, जहां पे जाके कि किसान जो जिनर फैक्ट्री वाला है अपनी गांठों का सैंपल प्रोसेस करके और उसको उसके ऊपर मार्किंग करके वहां भेजे। इस प्रोसेस के अंदर कम से कम जो है वो 5-6 दिन का जो है वो समय लग जाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी कहाँ पे निश्चित है, जिनिंग फैक्ट्री कहाँ पे है। इन्होंने कानून में कुछ चीजों को प्रावधान ही उसको सोचा ही नहीं है। उन्होंने ये समझा भी जिनिंग फैक्ट्री के अंदर ही जो है वो टेस्टिंग इक्विपमेंट होंगे, यहाँ से गांठें प्रेस होगी, वहां से मशीन और टेस्टिंग इक्विपमेंट में चली जाएंगी, वो टेस्ट आ जाएगा और वो चला जाएगा। परंतु ना तो हमारे पास इतनी बड़ी क्रॉप को हैंडल करने के लिए, उनको डेली बेसिस पे टेस्ट करने के लिए हमारे पास साधन भी नहीं है, उतनी लेबोरेटरीज भी नहीं है और समय भी ज्यादा लग जाएगा। जब सीजन का समय चलेगा और एक फैक्ट्री जो ना 500-500 गांठ बांधती है और उसकी अगर 10-5 दिन तक गांठें नहीं प्रेस होके तैयार होके गांठों के ऊपर टेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे, वो किस प्रकार से उसको डिस्पैच करेगा? नहीं, मतलब हमें कोई भी अगर कानून बनाना है, कानून बनाइए, परंतु कोई उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु उसको प्रैक्टिकल तो देखना चाहिए कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो वो कोई किसी ने नहीं देखा। ना हमारे पास उतनी लेबोरेटरी है, ना जिन
कहां से जाएगा, कैसे होगा? अगर नहीं करते तो सारी सजा ऐसी रख दी है कि 2 साल की जो है वो कैद है और उसके बाद में फाइन है। तो हमें इन बातों को, जो जरूरी बात है उसको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके अलावा ये बताइए भी, इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वहां टेस्टिंग करने के इक्विपमेंट डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। एक कंपनी का जो, अगर सेम कॉटन को हम डिफरेंट मशीन्स के ऊपर अगर हम चेक करते हैं, उनके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। अब बताइए कहाँ पे यूनिफॉर्म कोई गवर्नमेंट ने रखा है भी ये इस टाइप का जो ये प्रोसीजर होना चाहिए, इस तरीके की मशीन होनी चाहिए। लागू करने की जल्दी की है, परंतु उसके अंदर जो वास्तविक में ग्राउंड लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको किसी ने भी नहीं देखा है। और ये बताइए मैडम, संसार के अंदर हमारे मुकाबले में अमेरिका के अंदर भी इतनी बड़ी क्रॉप होती है, चाइना में भी इतनी बड़ी क्रॉप है, वहां तो कोई ऐसे कानून नहीं है क्या? उस कानून मतलब किसान का माल उसको जो है वो BIS स्टैंडर्ड की, भाई जो आदमी जैसा माल बनाएगा उस हिसाब से वो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने करना भी है तो इसको कंपल्सरी मत करो, इस 2 साल के लिए ऑप्शनल रख दो कि जो आदमी, जो जिनिंग फैक्ट्री वाले BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से बेचना चाहते हैं वो BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से बेचें, जो जिनिंग फैक्ट्रीज BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बेचना चाहते हैं वो BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बेचें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब लोगों को ये चल के आ जाएगा भी हाँ BIS स्टैंडर्ड के अंदर से बेचने वाली कॉटन बेटर प्राइस पे बिकती है, तो धीरे धीरे अपने आप को BIS स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाएंगे। या 1 या 2 साल का पीरियड दो भी, आप भी जो ऑप्शनल है, अभी 2 साल के बाद में या 1.5 साल के बाद में BIS का जो है वो प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज हैं उनको हम बड़े स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट करेंगे। उससे पहले इंडस्ट्री है, जो भी कंसर्न्ड लोग हैं, उनसे थारो डिस्कशन होनी चाहिए। उसके अंदर जो इन्वॉल्व प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको, उनके ऊपर गहन विचार होना चाहिए और उन विचार करने के बाद के अंदर इस कानून को लागू करना चाहिए। अब बगैर इसके अंदर विचार विमर्श करके आपने ये कानून लागू करके इतनी बड़ी पेनल्टी रख के सारे ट्रेड को, सारी जिनिंग फैक्ट्रियों को मतलब तकलीफ के अंदर डाल दिया है। अगर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर कोई भी जिनिंग फैक्ट्री चालू नहीं कर पाएगा। अगर वो चालू नहीं कर पाएगा तो किसान का माल कहाँ बिकेगा जी? तो आप ये कह रहे हैं, और राजेश जी ये सवाल आपसे है, और जैसे राकेश जी ने भी कहा कि जो BIS अगर आपको लगाना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएं, जिनिंग पे, और जहां तक प्रोसेसिंग है वहां पर इसे एज ऑफ नाउ छोड़ देना चाहिए या मियाद बढ़ा देनी चाहिए समय की? उद्योग मैडम, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में लोअर आसाम के अंदर कलौ एक स्टेशन आता है जो पाकिस्तान बॉर्डर से हार्डली 20 किलोमीटर दूर है। कॉटन की सोइंग अब वहां तक होने लग गई है मैडम जी। अब आप जो देखेंगे जोधपुर, बीकानेर और नागौर, ये सारा रेगिस्तानी एरिया होता है मैडम। वहाँ धूल के टिब्बे से मिट्टी उड़ के आती है, वो ट्रैश परसेंटेज बढ़ाता है। ये पॉसिबल नहीं है मैडम, ये प्राकृतिक चीज है। हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इंडस्ट्री को तो मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको तो नॉर्म्स है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर एज ए प्रोसेस हाउस हम कैसे कर पाएंगे मैडम इस चीज के लिए? गवर्नमेंट ने जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें से नॉर्थ का कोई प्रतिनिधि भी नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता, ये जब से नोटिफिकेशन अभी महीने भर से ज्यादा चर्चा में आ रहा है कि भाई ऐसी बात होने लगी है। गवर्नमेंट को एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया से भी किसी को वहां बुलाना चाहिए था कि साहब आप रिप्रेजेंटेशन दिए, आप जो स्टेक होल्डर्स है। अब ये पता नहीं कहां से ये हुआ और हमें तो इसकी पूरी नॉलेज भी नहीं है। तो राजेश जी, अब तो ये जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब यहाँ पर क्या कोशिश है इंडस्ट्री की? हम जानते हैं कि आपने लेटर्स लिखी हैं, पीयूष गोयल जी को भी आपने मिनिस्ट्रीज में भी यहाँ पर लेटर लिखी हैं कुछ, उसके बाद आगे काम बढ़ा है कि आप लोग बातचीत कर पाए हैं उसके बाद? नहीं मैडम, अभी 5 तारीख तक तो हमको अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करनी है, उसके बाद 28 अगस्त से ये लागू होगा। अब हमारी सब लोगों की ये कोशिश इसको डिफर्ड किया जाए, किसको 1-2 साल के लिए डिफर्ड करना पड़ेगा मैडम। एक्चुअल में ये असंगठित क्षेत्र है, इतना इजी गोइंग नहीं है। हर स्टेट टू स्टेट क्वालिटी डिफर होती है। एक गुजरात के अंदर V797 आती है, उसके अंदर 13 से 15% ट्रैश आता है मैडम। अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? वहाँ आपने BIS नॉर्म्स प्रैक्टिकलिटी नहीं देखी है, आपने थियोरेटिकल बेस पे ये नॉर्म्स हम पर लागू कर रहे हैं, हम इसका कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा इश्यू तो ये है मैडम, कोई भी अगर हो गया तो इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच में उसको सेटल कैसे करना रहा उसको।
यानी कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर सवाल ज़्यादा हैं, दिक्कतें ज़्यादा हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑफकोर्स आप लोगों ने यहाँ पर लिस्ट भी करी हैं, तो अगर रेगुलेटर मिनिस्ट्रीज उनको यहाँ पर जो रिलेटिव हैं वो उसको सुन रही हैं, कुछ चेंजेस या डेफरमेंट आ सकता है तो ऑफकोर्स बाजार उसको देखेगा। और जैसे बात भी की गई है कि बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं हर एग्रीकल्चर क्रॉप में और हर बार मुमकिन शायद BIS के अंतर है तो उसको डालना मुश्किल ही होगा। अमित, आप कैसे देखते हैं इस प्रॉब्लम को? क्योंकि ऑफकोर्स जहाँ तक कॉटन की बात है, जो जिनर्स प्रोसेसर्स यहाँ पर लेते हैं उसमें काफी सारी वैरायटी होगी, तो उस लेवल पे BIS लगाना आप कैसे देखते हैं? जी मनीषा जी, मेरे को लगता है BIS लगाने का अभी जो डिसीजन है वो थोड़ा सा जल्दी ले लिया गया है, क्योंकि अगर उसमें नमी हम बढ़ा देंगे तो क्वालिटी का इशू आएगा ही आएगा। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा सोच समझ के इसको डिसीजन को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करके, क्योंकि अभी सिस्टम इतने जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा अपना, क्योंकि नमी अगर बढ़ाते हैं तो क्वालिटी का इशू तो जरूर है कि उस पर आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा डिसीजन को डिले करना चाहिए, एक बार सिस्टम को सारा तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद ये डिसीजन लागू करना चाहिए। ऑलराइट, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कंसर्न्स तो हैं ही। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम जो कठिनाई है इसमें यहाँ पर समझाने के लिए भी। आप लोग से फिर से बात होगी, ऑफकोर्स देखते हैं कि ये मुद्दा कहाँ पर जाता है, कैसे यहाँ पर रिएक्शंस निकल के आते हैं, जिस तरह की आपकी रिप्रेजेंटेशंस हैं वहां से भी क्या हो के आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। एज ऑफ नाउ ऑफकोर्स फसल यहाँ पर है और जैसे कहा गया कि कपड़े में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्लॉथ में, टेक्सटाइल के हिसाब से आप यहाँ पर इसे BIS लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन के लेवल पर लगाना किस तरह से वाजिब हो पाएगा, क्या तैयारी है, उसके लिए बाजार क्लियरली एज ऑफ नाउ प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। कॉटन में तो हमने बात की ही है, लेकिन एक प्राइस व्यू भी ले लेते हैं। अमित, कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस को और उसके अलावा भी एग्री स्पेस में कहाँ है आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? कॉटन के प्राइसेस में मनीषा जी हमने निचले हिस्सों में काफी अच्छा मूवमेंट देखा। प्राइस लगभग अभी करंट बाय की मैं बात करूं तो 59,100 के आसपास है और नीचे में लगभग 55,500 के आसपास से एक रिकवरी का स्तर आया और ऊपर में 60,000 के भाव MCX कॉटन वायदा ने टेस्ट किए। तो मेरे को लगता है 58,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वापस ट्रेडर्स को इसमें एक एंट्री बाय की करनी चाहिए और मेरे को लगता है नियर टर्म में प्राइसेस जो है 62,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए 57,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। वहीं पे अगर कुछ एग्री पैक की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है ग्वारगम में अभी रिसेंट में काफी अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 11,900 सितंबर वाला ग्वारगम अगर मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 11,200 जो है 2 से 3 दिनों का टारगेट रहेगा। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 12,300 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चले। वहीं पे जीरा और हल्दी में काफी अच्छा बाइंग का जो है पैटर्न अभी बना हुआ है। ओवरऑल लाइफ टाइम हाई के आसपास ही प्राइसेस है। सितंबर वाला जीरा 62,000 के करीब खरीदे, 64,000 का अभी 2 से 3 दिनों का इसका टारगेट रहेगा। 61,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। हल्दी की अगर मैं बात करूं तो 16,800 अक्टूबर वायदा हल्दी का एक बाय प्राइस है। 17,800 18,000 के टारगेट इसमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। वहीं पे 16,400 रुपए के नीचे का एक इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीषा जी। ऑलराइट, हाँ जी हाँ, हल्दी में फिर से 2.5% की तेजी आज यहाँ पर लौटी है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर कॉटन में, हल्दी में, जीरे में अभी भी आपको ढूंढने चाहिए और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर गुआर पैक में जारी रह सकती है। नवनीत, आप कैसे देखते हैं नॉन एग्री स्पेस को? US नॉन फार्म पेरोल डेटा तो कल है ही, लेकिन उसके पहले डॉलर इंडेक्स में 103 तक के लेवल्स हमने फिर से बनते हुए देखे हैं। उसका प्रेशर प्राइस इंपैक्ट आता हुआ ऑलरेडी नजर आया है, लेकिन कैसे यहाँ से करें कारोबार? जी लास्ट पूरे हफ्ते में हमने देखा कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स और प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स में काफी उठापटक का माहौल रहा है और मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स को स्किप करते हुए बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अगले 2 दिनों के लिए ट्रेड ज्यादा बेहतर लग रहा है। क्रूड ऑयल में एक अच्छी बढ़त देखने मिली है, जहां पे प्राइसिंग लगभग 6,050 के स्तर से 6,800 तक के स्तर नॉन स्टॉप रैली करते हुए नजर आते हैं और वहां पे कल के सत्र में एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग मिला था। गैसोलीन इन्वेंट्री जो आई है काफी बढ़ के आई है, बाकी अदरवाइज डेटा थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है, जिसके चलते एक हेल्दी करेक्शन देखने मिला है। अब मुझे लगता है एक नेगेटिव टोन सेट इन हो गया कल के करेक्शन के बाद और 6600 आएगा तो वापस सेल किया जा सकता है डोमेस्टिक स्तरों पे। 6650 का आप स्टॉप लगाइए एंड 65 के नीचे के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा कॉपर में, जहां पे हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है चाइना के प्रति एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट के चलते बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छी रैली देखने मिली थी, बट सिंस 2 दिनों में पूरे कॉम्प्लेक्स में इक्विटी के साथ साथ एक फिच की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद करेक्टिव माहौल देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉपर प्राइसेस में भी एक अच्छा करेक्शन देखने मिल चुका है। मुझे लगता है ये करेक्शन हेल्दी है और बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अराइज कर रहा है। 334 335 के आसपास बाई किया जाए,
330 के आसपास आप स्टॉप लगाइए एंड 330 340 टू 345 तक के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर कॉपर में रह सकती है। इसके साथ साथ सोने चांदी में क्या करने की राय है? बिकॉज जुलाई का महीना तो दोनों गोल्ड सिल्वर के लिए काफी अच्छा रहा, लेकिन जो शार्प करेक्शन हमने अगस्त की शुरुआत में ही यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में आते हुए देखी है, इन करंट लेवल्स पे नवनीत क्या राय है? मुझे याद है पिछले हफ्ते भी जब हम शो कर रहे थे तभी 1970-80 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे और वहीं पे टाइम एंड अगेन अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन जैसा बनता जा रहा है और उसको ब्रीच करके ट्रेड करना गोल्ड के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है। मुझे लगता है एनएफपी ऐसा ट्रिगर होगा, शायद उस लेवल को ब्रीच करने में थोड़ी सी मदद कर पाए, बट अगर वो भी एक ट्रिगर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि गोल्ड प्राइसेस आपको बहुत जल्द $1900 के नीचे भी देखने मिल सकते हैं। मेरा बायस थोड़ा नीचे की तरफ है और मैं काफी क्लैरिटी के साथ ये मेंटेन करता हूँ कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल्स में अगले 2-4 दिनों के लिए रख सकते हैं। गोल्ड में 59,300 के नीचे आपको जब तक प्राइसेस है 58,800, 58,500, 58,200 तक के भी सर जल्दी देखने मिल सकते हैं, तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जब तक 59,500 ऊपरी लेवल पे नहीं ब्रीच हो जाता। साथ ही साथ सिल्वर में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन देखने मिल रहा है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में सिल्वर में भी नेगेटिव बायस है और कुछ अच्छे टेक्निकल सपोर्ट टूटे हैं। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म की अवधि के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से अराइज हो रही है। पिछले महीने में हमने देखा 8 से 9% की बढ़त सिल्वर में आ गई थी, तो वो थोड़ी सी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था जिसकी वजह से थोड़ा रिट्रेस होना जरूरी था, जो कि हम लास्ट कुछ दिनों से प्राइसेस में देख रहे हैं। 72,000 के नीचे या 71,500 के आसपास मिले तो बाय की एंट्री बनती है। यहाँ से 800,000 पॉइंट की और नरमी आ सकती है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सिल्वर में बनती है। ओके, सो डिप्स की खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही नवनीत गैस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बहुत सपोर्ट है, क्या ये जारी रह सकता है? वेल मेरे ख्याल से लास्ट 3 महीने में हमने गैस को 205 ऑन द लोअर साइड और 225 ऑन द हायर साइड ये रेंज में कारोबार करते हुए देखा है। कल लगभग यही भाव के आसपास ट्रेड हो रहा था और अभी थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम का नेचुरल गैस प्राइस ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि आज के सत्र में 207 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। 215-220 तक के टारगेट फिर से हमको गैस में देखने मिल सकते हैं, बिकॉज निचली रेंज से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। जब तक 202 का स्तर मीडियम टर्म की अवधि में अब जब तक गैस से नहीं टूट जाता है, आप गैस को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। 235 240 भी ऊपर के लेवल्स पे देखने मिल सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बाय के लिए काफी फेवरेबल है। तो ये तो सारी की सारी नॉन एग्रो कमोडिटीज हुई, लेकिन एक और कमोडिटी जहां पर हमने कुछ एक्शन आता हुआ देखा है वो कैस्टर है। अमित, यहाँ पर क्या करने की राय है? कैस्टर सीड के प्राइसेस में भी हमने निचले से काफी अच्छी रिकवरी देखी। अभी सितंबर कैस्टर की अगर हम बात करें तो 6325 के आसपास का लेवल है। मेरे को लगता है अभी शॉर्ट टर्म की इसका जो रेंज है वो 71 से लेकर 65 की रेंज में रहेगी। तो ट्रेडर्स के लिए सलाह रहेगी अगर 61 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे एक 6,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलें। ऊपर में 6500 तक के लक्ष्य जो है मेरे को लगते हैं नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ज्यादातर कमोडिटीज अभी भी यहाँ पर बाइंग साइड पर ही हैं। इक्का दुक्की छोड़ दें तो खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। नवनीत, अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।